या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी विद्यार्थियों का कक्षा 8 के विद्यार्थियों का स्वागत है। बेटा आज हम लेकर के आए हैं सोशल साइंस की आपके जो मिड टर्म एग्ज़ाम है जो दिल्ली गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवा रखे हैं हमें, उसका पूरे पेपर का हल लेकर के आए हैं। ये एग्ज़ाम आपका 4 अक्टूबर 2025 को होने जा रहा है। तो इस पेपर के माध्यम से हम ये देख पाएंगे कि कैसा पेपर आएगा। बेटा पैटर्न है वो 100% ऐसा ही रहेगा। प्रश्न है वो आपके चेंज आएंगे। इसमें से भी आपके 5% 7% मिल सकते हैं, लेकिन प्रश्न है वो आपको इसको देख करके और भी तैयारी करनी है। पैटर्न सेम रहेगा और प्रश्न आपके अलग आएंगे। चलो तो शुरुआत करते हैं सैम्पल पेपर की। अब देख रहे हो आप शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अभ्यास प्रश्न पत्र। यह आपकी मध्यावधि परीक्षा जो कि 4 अक्टूबर को होने जा रही है। इसके आपके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 60 अंकों के होंगे। ये आपको पता ही है। समय है वो 2 घंटे 30 मिनट का होगा। पेपर तीनों शिफ्टों के लिए मॉर्निंग शिफ्ट, जर्नल शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट तीनों का एक ही पेपर दिल्ली गवर्नमेंट ने हमें दे रखा है। तो इस पेपर को हम समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम सामान्य निर्देश। आप देख रहे हैं कि इस प्रश्न पत्र में 6 खंड है। खंड क, ख, ग, घ, ng और च। प्रश्न पत्र में कुल 14 प्रश्न है। सभी प्रश्न करने आपके लिए अनिवार्य है। अनिवार्य का मतलब ये है कि इसके अंदर हमारी माइनस मार्किंग नहीं होती है, तो हमें सभी प्रश्न करके आने चाहिए। दूसरे नंबर की इंस्ट्रक्शन में खंड क प्रश्न संख्या 1.1 कह सकते हैं हम इसको, इससे लेकर के 1.15 जो आप ये देख रहे हो, यह आपका 15 लिखा है, वहाँ तक बहुविकल्पीय प्रश्न है जिनमें से प्रत्येक प्रश्न है वो आपका 1 अंक का होगा। ये अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। उसके बाद तीसरे में हम देख रहे हैं खंड ख होगा प्रश्न संख्या 2 से 5 तक। ये अति लघुत्तरीय होगा। इस प्रकार के प्रश्न जिनमें प्रत्येक में से 2 अंक उनके लिए निर्धारित किए गए हैं और आपको खाली 20 शब्दों में इनका उत्तर देना है। 4 नंबर का जो इंस्ट्रक्शन है वो आपके सामने है। 4 नंबर के इंस्ट्रक्शन में आप देख पा रहे हैं कि जो गय का हमारा खंड है, प्रश्न संख्या 6 एवं 7 लघुत्तरीय प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक जो प्रश्न है वो 3 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 40 शब्दों में आपको देना है। 5 नंबर का जो हमें निर्देश दिया गया है उसमें बताया गया है कि खंड घ प्रश्न संख्या 8 से 9 तक दीर्घ उत्तरीय होगा। ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिनकी शब्द सीमा लगभग 80 शब्दों में आपको इसको लिखना है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। 6 का जो निर्देश है हमारे लिए खंड ग प्रश्न संख्या 10 से 13 तक ऐसे प्रश्न होंगे जो केस आधारित प्रश्न होंगे, जिनमें से प्रत्येक 4 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न में 3 उप प्रश्न है। उप प्रश्न का मतलब है विद्यार्थियों अथवा में, जिसमें हमें अथवा वाला करें या फिर जो उससे ऊपर वाला करें, एक ही प्रश्न करना है। कई बार बच्चे विचार करते हैं, सोचते हैं कि हम दोनों कर दें तो टीचर्स हमें डबल नंबर दे देंगे। बेटा ऐसा करने पे नंबर काटे जाते हैं। 7 का जो प्रश्न है खंड च प्रश्न संख्या 14 का होगा वो, इसमें एक मानचित्र आधारित प्रश्न होंगे। 5 नंबर का है। इसमें जो भी हमें बताए जाते हैं, जिस भी स्टेट का या जिस भी डिस्ट्रिक्ट को, किसी नदी को, पहाड़ को रेखांकित करना है कि वो उस मानचित्र में, उस नक्शे में कहाँ पे है, ऐसे प्रश्न होंगे। जो 8वां हमारा प्रश्न होगा वो
मानचित्र आधारित प्रश्न संख्या 14 के स्थान पर दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए, जिन बच्चों को देखने में समस्या है, अब वो मैप को देख नहीं पाते, ऐसे विद्यार्थियों के लिए अलग से हैं, वो उन प्रश्न को करेंगे। उनको मैप है जो नक्शा नहीं करना है, बाकी बच्चों को मानचित्र आधारित प्रश्न करने हैं। उनको मानचित्र भी साथ में दिया जाएगा, जिनको हम धागे के द्वारा पेपर के साथ लगाते हैं लास्ट में। 9 का जो सुझाव है वो है, प्रश्न पत्र में समग्र रूप से कोई विकल्प प्रदान नहीं किया जाएगा। हालांकि कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, ऐसे प्रश्नों में केवल एक विकल्प का उत्तर लिखिए। 10 का सुझाव जो हमें दे रहे हैं वो है, इसके अलावा जहाँ भी आवश्यक है प्रत्येक अनुभाग और प्रश्न के साथ अलग अलग निर्देश दिए गए हैं। बेटा एक साइड में आप एडुटेल की साइट में जा कर के और आप प्रश्न पत्र निकाल लेना हालांकि 1-2 प्रश्न के अलावा हमें उस पेपर की आवश्यकता बहुत कम पड़ेगी, लेकिन एडुटेल की साइट में जब जाएंगे तो कक्षा 3 से लेकर के 12 तक के वहाँ हर विषय के पेपर हमारे लिए प्रोवाइड करवाए गए हैं दिल्ली सरकार के द्वारा। तो हम उस जो शुरू में जो हमारे लिए गद्यांश दिया हुआ है उसमें से छांट करके हम इस उत्तर को कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न हमारे लिए पूछा गया था कि भारतीय संविधान की अंतरात्मा है वो किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा मौलिक अधिकार। जो मौलिक अधिकार संविधान ने हमें दिए हैं उसे हम भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, दीपक के मौलिक अधिकार का जो उल्लंघन है वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा जो प्रश्न है बेटा, धर्मनिरपेक्ष देश क्या होता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन उस प्रश्न में दिया गया है, जो आप पेपर को खोलेंगे तो उसमें डी वाला ऑप्शन सही है कि सभी धर्म के मानने वाले लोगों को समान अधिकार दिए गए हैं। सभी के अधिकार समान हैं, सब अपने अपने देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं। हम इस देश को धर्मनिरपेक्ष देश इसीलिए कहते हैं कि किसी भी देश का इसके अंदर ये नहीं कह सकते कि उसी धर्म को सबको मानना है। तो उसमें डी वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये कब पारित किया गया। इसमें 4 ऑप्शन है। पेपर को आप जब देखोगे, प्रिंट आउट पेपर का निकलवा लेना, एक साइड में देखोगे तो इसमें जो उत्तर हमारा 1909 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वो हमारा आंसर बी का सही है। 1909 के अंदर पारित किया गया। अगला प्रश्न है मिलान करना है, सही मिलान करना है। मैं आपके लिए मिलान करके लाया हूँ। प्राथमिक क्रिया है, जो मत्स्यन है वो प्राथमिक क्रिया है, और जो चावल उत्पादन में अग्रणी देश पूछा गया है हमसे, बेटा चीन उत्तर है उसका। ये वाला ऑप्शन सही है, चावल उत्पादन में अग्रणी देश है चीन है। तंजानिया किस महाद्वीप का हिस्सा है। तो आप देख रहे हैं उत्तर है अफ्रीका। 8 का आपका प्रश्न है मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है। तो वो विधि इसमें दी गई है सम उच्च रेखीय जुताई। इसको मिल के गुण संधि कर दी इन्होंने, हमें इसको पढ़ना है सम उच्च रेखीय जुताई। 9 का प्रश्न क्या कहता है। जो प्रश्न में आप देखोगे उसमें असंगत क्या है, तो सौर ऊर्जा उसमें असंगत है। अब हम बी के प्रश्न में आते हैं। अभिकथन ए एवं कारण आर दोनों सही है, परंतु कारण और अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। पेपर देखना बेटा, इसमें आप देखोगे इसमें ये आंसर सही है। अब हम इसमें पेपर और ये जो आंसर की स्लाइड एक साथ शो नहीं कर दे सकते, इसकी असुविधा के लिए थोड़ा सा खेद है। आप पेपर भी एक साइड में खोल लेना। बारह के में जो रिक्त स्थान दिया गया है उसका आंसर हमारा हुगली होगा।
और जो 13 का प्रश्न है, सिराजुद्दौला कब बंगाल के नवाब बने थे? तो सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे 1756 में। आगे बढ़ते हैं। 14 का प्रश्न है, चंपारण आंदोलन किस कृषि विरुद्ध था? तो वो नील की जो कृषि होती थी, नील की खेती जिससे ज़मीनें खराब हो जाती थी, उसके लिए चंपारण आंदोलन किया गया था। अगला प्रश्न है, शेर मैसूर किसे कहते हैं? तो बेटा आपका उत्तर हो जाएगा टीपू सुल्तान को। ये मैं पेपर का थोड़ा सा अंश आपके लिए ले आया जिनके उत्तर हमने किए हैं। इसको आप रोक करके पॉज करके देख लेना, मैं खाली आपको इनके उत्तर करवाऊंगा, ठीक है। आप देख रहे हैं 2 का प्रश्न, 3, 4 सारे प्रश्न क्रम से हैं। वैसे आप एडुडेल पे निकाल लें तो ज़्यादा बेटर होगा। देखो 2 का प्रश्न क्या कहता है कि श्रीरंगपट्टनम की आखिरी लड़ाई के परिणाम अथवा तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम। तो देखो बेटा आपको एक ही प्रश्न करके आना, या तो श्रीरंगपट्टनम की आखिरी लड़ाई के परिणाम लिख के आइए आप, या फिर ये जो अथवा में दिया गया है ये नहीं आता हो तो तीसरे अंग्रेज जो मराठा युद्ध के परिणाम आप ये भी करके आ सकते हैं। तो मैं आपको दोनों उत्तर बताऊंगा। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी लड़ाई के क्या परिणाम निकले? श्रीरंगपट्टनम की आखिरी लड़ाई 1799 के परिणाम स्वरूप टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। जो श्रीरंगपट्टनम की आखिरी लड़ाई थी उसमें सबसे मेन घटना क्या घटी कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और मैसूर पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया। वोडेयार वंश को मैसूर की गद्दी पर बहाल कर दिया गया। एक ये परिवर्तन हुआ कि मैसूर की गद्दी पर जो वंश था एक वोडेयार वंश, उसको स्थापित कर दिया गया, लेकिन वास्तविक शक्ति अंग्रेजों के हाथ में ही रही। ये प्रश्न अगर आपको कठिन लगता है तो जो दूसरा प्रश्न है आप वो भी कर सकते हैं, करना एक ही है। ये अथवा वाला प्रश्न है बेटा आपका कि तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध के क्या परिणाम निकले। मराठाओं के और अंग्रेजों के बीच में तीसरा युद्ध हुआ 1817 से 1818 के बीच। परिणाम स्वरूप मराठा शक्ति का पूर्ण पतन हो गया और पेशवा का पद समाप्त हो गया। सबसे मेन हेडिंग आपकी आती है कि पेशवा का पद समाप्त कब हुआ, तो हमारा उत्तर होगा मराठा के और अंग्रेजों के तीसरे युद्ध में। अंग्रेजों ने भारत में सर्वोच्च शक्ति स्थापित की और अधिकांश मराठा क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। ये परिणाम हुए बेटा। आगे चलते हैं। आपको न्यायपालिका के कार्य लिखने हैं, किन्हीं 2 कार्यों का उल्लेख करना है। तो देखो सबसे पहले तो कानूनों की व्याख्या और प्रवर्तन करना। न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है और यह सुनिश्चित करती है कि उनका उचित रूप से पालन हो। यह विवादों का समाधान करती है और न्याय प्रदान करती है। दूसरा जो न्यायपालिका का कार्य है बेटा, मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। जो हमारे मौलिक अधिकार है अगर उनका हनन हो रहा हो तो हम न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं। न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की संरक्षक है। यह सरकार या किसी अन्य संस्था द्वारा अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में हस्तक्षेप कर सकती है। कोई भी संस्था है वो अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। हस्तक्षेप का अर्थ है हमें अपने कानूनों से उसको प्राप्त करने का अधिकार है, वो बीच में इंटरफेयर कर सकती है। चार का प्रश्न है भारतीय संविधान की विशेषताएं। या तो आप ये प्रश्न कर सकते हैं और आपका जो अथवा में दिया गया है अथवा। दूसरा प्रश्न अगर ये नहीं कर सके आप, भारतीय संविधान की विशेषताएं आपको नहीं पता है, तो दूसरा प्रश्न सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का महत्व समझाइए। एक ही प्रश्न करके आना बेटा, मैं आपको दोनों के उत्तर बता देता हूँ, आपको जो बेस्ट लगे वो आप करके आ सकते हैं। तो पहला है भारतीय संविधान की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भारतीय संविधान की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख। पहली विशेषता लिखित एवं विस्तृत संविधान है। बड़ा है
और लिपिबद्ध है। भारतीय संविधान विश्व के सबसे लंबे लिखित संविधानों में से एक है, जिसमें विस्तृत प्रावधान मिलते हैं। दूसरी विशेषता धर्मनिरपेक्षता, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की थी। भारतीय संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है, जहाँ सभी धर्मों को समान सम्मान प्राप्त है। किसी का कम ज़्यादा नहीं है बेटा, समान रूप से सम्मान प्राप्त है। और राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, गवर्नमेंट का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। प्रश्न अगर आपको कठिन लगता है तो बी वाले प्रश्न में आ जाइए, जो कि है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जो आप वोटिंग करते हैं 18 साल के होने के बाद में। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का महत्व है, यह लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो सभी वयस्क नागरिकों को बिना किसी भेदभाव, वो भेदभाव जातिगत हो सकता है, धर्मगत हो सकता है, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग के हिसाब से हो सकता है, या शिक्षा में भाई मैं एमए हूँ, डबल एमए, कोई पीएचडी या फिर कोई 8वीं क्लास का, सबका जो वोट का अधिकार है वो क्या होगा, एक समान होगा। ठीक है, यह समानता और राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करता है। ये प्रश्न अगर सरल लगे तो आप ये करके आ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 5 का प्रश्न है, सतत पोषणीय विकास की व्याख्या कीजिए। सतत पोषणीय विकास की व्याख्या ये है, सतत पोषणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ है ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे, बिना भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को समझौता किए। इसमें पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समानता के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करना शामिल है। 7 का प्रश्न, भारतीय संसद के कार्य अथवा भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। तो या तो आप ये प्रश्न करके आ सकते हैं 7 का, भारतीय संसद के कार्य, और अथवा में अगर ये प्रश्न कठिन लगता है तो भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया को समझा करके आ सकते हैं। तो मैं दोनों आपको बताऊंगा, लेकिन आपको खाली एक करके आना है, या तो ये वाला या फिर अथवा वाला, भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया। भारतीय संसद के कार्यों का वर्णन कीजिए। भारतीय संसद के कार्य, पहला कार्य कानून बनाना। संसद का मुख्य कार्य देश के लिए कानून बनाना है। दूसरा, सरकार पर नियंत्रण। संसद कार्यपालिका सरकार पर नियंत्रण रखती है और उसे जवाबदेह बनाती है कि आपने ये कार्य क्यों किया, इसका जवाब दीजिए, नहीं तो वो निरंकुश हो जाएंगे। तीसरा कार्य है वित्तीय नियंत्रण। वित्त कहते हैं धन को, बजट संबंधी कोई भी नियंत्रण करता है। संसद सरकार के वित्तीय मामलों को नियंत्रित करती है, जिसमें बजट पेश करना और कर लगाना शामिल है। अगर वो प्रश्न आपको कठिन लगता है तो ये प्रश्न आप कर सकते हैं, भारत में कानून किस प्रकार बनाए जाते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो कानून किस प्रकार बनते हैं, भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया। नंबर 1, विधेयक का प्रस्तुतिकरण। किसी भी सदन, लोकसभा अथवा राज्यसभा, 2 सदन होते हैं, में एक विधेयक प्रस्तावित कानून पेश किया जाता है। दूसरा, बहस और मतदान करना। विधेयक पर चर्चा होती है, संशोधन प्रस्तावित किए जाते हैं और फिर मतदान किया जाता है। तीसरा कार्य क्या है बेटा, दूसरे सदन में पारित। एक सदन से पारित होने के बाद विधेयक दूसरे सदन में जाता है, और दूसरे सदन में जाने के बाद जहां इसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। चौथा कार्य, राष्ट्रपति की स्वीकृति। दोनों सदनों से पारित होने के बाद वो विधेयक कहाँ जाता है बेटा, राष्ट्रपति के बाद। राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाता है। 5वां है उदाहरण, नागरिकता संशोधन विधेयक जो कैब है, CAB, उसको संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है, और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA बन गया। 8वां जो आपका प्रश्न है
वह जल संरक्षण के उपाय। जल संरक्षण के कोई 5 सुझाव बताइए। इसमें आपको अथवा का प्रश्न नहीं मिलता है। ये प्रश्न आप बड़े बेटर ढंग से कर सकते हैं, क्योंकि हम बचपन से सुनते आए हैं कि पानी को बचाना चाहिए। जहाँ गाड़ी हम पानी नल के माध्यम से धो सकते हैं, वहाँ 2 बाल्टी से धो सकते हैं। घर के आंगन को साफ करना आदि आदि कई चीज़ें हैं। देखो, नंबर 1 वर्षा के जल का संचयन। तो अभी देखो कितनी अच्छी बारिश हुई है बेटा। तो अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपने घर पे लगाते हैं तो उस पानी को हम इकट्ठा कर सकते हैं, और अगले साल बारिश अगर 2-4 साल नहीं भी हो, उस मीठे पानी को हम काम में ले सकते हैं। वर्षा के पानी को इकट्ठा करके उसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए हम कर सकते हैं। बड़ा अच्छा पानी होता है बारिश का। कम पानी वाली फसलों का चुनाव। तो हम ऐसी फसल बोएं जिनको उगाना कम पानी में जो तैयार हो जाती हैं, जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। हम ये भी काम करके पानी का संचयन कर सकते हैं। तीसरा है ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर का उपयोग करना। ये बड़ी चर्चा में है इस समय किसानों के लिए, जिसे हम बूंद बूंद सिंचाई पद्धति भी कहते हैं। पानी की बर्बादी को कम करने के लिए कुशल सिंचाई प्रणालियों का उपयोग करना, जिसमें आपकी ड्रिप सिंचाई पद्धति भी आती है। 4 का प्रश्न, घरों में पानी का विवेकपूर्ण उपयोग हो। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जैसे नहाने में ज़्यादा खर्च न करें, कपड़े धोने में, बर्तन में आदि में। और 5वां आप लिख करके आ सकते हैं, जलाशयों और झीलों का संरक्षण हो। जो हमारे प्राचीन स्रोत हैं, कुएं हैं, उनको मॉडिफाई करना, उनको अपडेट करना। जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाना, कि उनके अंदर किसी फैक्ट्री की गंदगी वगैरह उसके अंदर नहीं है, उनका रख रखाव करना इसमें शामिल है। तो ये प्रश्न आपका पूरा होता है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 9 का प्रश्न, जनहित याचिका क्या है। अगर ये प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से आता है तो आप ये करके आ सकते हैं। अथवा में दूसरा प्रश्न है, स्वतंत्र न्यायपालिका महत्व आपको समझाना है। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है, या तो आपको ये प्रश्न करके आना है, या फिर जनहित याचिका हम कैसे दायर करते हैं उसके बारे में बताना है। प्रश्न जो सरल लगे वो आप करके आना। मैं दोनों प्रश्न आपको समझाता हूँ। आपको अथवा में एक ही प्रश्न करके आना है। दोनों प्रश्न करने पर आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं। जनहित याचिका का उदाहरण सहित विश्लेषण कीजिए। उत्तर है, जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL। PIL की फुल फॉर्म आप देख रहे हैं। जनहित याचिका क्या है, कहते हैं ना उसने PIL दायर कर दी। यह एक कानूनी उपकरण है जो किसी भी व्यक्ति या संगठन को सार्वजनिक हित के मामलों में न्यायपालिका से संपर्क करने की अनुमति प्रदान करता है, भले ही वे सीधे तौर पर प्रभावित न हों। इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को न्याय दिलाना और सार्वजनिक मुद्दों को ध्यान केंद्रित करना है। तो जो आपकी PIL है उसका अर्थ आप समझ गए। कमजोर वर्गों को न्याय दिलाना, जो सार्वजनिक मुद्दे होते हैं जिनका सब पे प्रभाव पड़ता है, उनकी ओर ध्यान केंद्रित कराने के लिए ये दायर की जाती है। उदाहरण देखिए, पर्यावरण प्रदूषण, मानवाधिकारों का कहीं पर हनन हो रहा हो, उल्लंघन हो रहा हो, या श्रमिकों जो लेबर हैं उनके शोषण जैसे मामलों में जनहित याचिकाएं दायर की जा सकती है। अगर बेटा ये प्रश्न आपको कठिन लगता है, बाकी प्रश्न बड़ा ही सरल था, तो आप स्वतंत्र न्यायपालिका का महत्व बता सकते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका का महत्व क्या, निष्पक्ष न्याय। एक स्वतंत्र न्यायपालिका बिना किसी बाहरी दबाव या प्रभाव के निष्पक्ष निर्णय दे सकती है। समझ गए आप। निष्पक्ष न्याय, एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, वो बिना किसी बाहरी दबाव को, उसको दबाव से मुक्त किया गया है, और वो निष्पक्ष, इसीलिए वो निष्पक्ष निर्णय अपना दे पाती है। दूसरा, न्यायपालिका का, स्वतंत्र न्यायपालिका महत्व क्या है, कानून का शासन। यह सुनिश्चित करती है कि देश में कानून का शासन स्थापित हो, सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हो। जो भी भारत का नागरिक है वो उस कानून के समक्ष समान हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी धर्म, जाति या लिंग के आधार पर उससे भेदभाव नहीं होना चाहिए। तीसरा जो कार्य है, अधिकारों की रक्षा। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है और सरकार की मनमानी पर अंकुश लगाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सरकार को भी बाउंड करती है।
और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की क्या करती है? रक्षा करती है। संविधान की भी रक्षा करती है। सबसे मेन पॉइंट, यह संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखती है और उसकी व्याख्या करती है, वरना संविधान को कोई मानेगा भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। सर्वेक्षण और जनगणना। सर्वेक्षण की किसी एक प्रकार का उल्लेख कीजिए। वानस्पतिक सर्वेक्षण। सर्वेक्षण का कोई एक प्रकार का उल्लेख इन्होंने करवाया है। हमने उत्तर कर दिया वानस्पतिक सर्वेक्षण। जनगणना कितने सालों में किया जाना निर्धारित किया गया है? बेटा बड़ा ही मोटा प्रश्न है, सबको आना चाहिए कि जनगणना है वो हर 10 साल में की जाती है। 10.3 का क्वेश्चन है, अंग्रेजी सरकार ने देश के विभिन्न इलाकों के सर्वेक्षण क्यों किए? तो क्यों किए उन्होंने सर्वेक्षण? अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों, धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ताएं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, स्थानीय इतिहासों व फसलों को जानना जरूरी था। इसीलिए अंग्रेजों ने क्या किया? विभिन्न इलाकों का सर्वेक्षण करवाया। प्रश्न देखते हैं 10.4 का। 10.4 का नहीं बेटा, 11 का। लोकतंत्र और सहमति। लोकतंत्र का अर्थ क्या है? आपने पढ़ा होगा बहुत बार। लोकतंत्र का अर्थ है लोगों की हिस्सेदारी वाली सरकार। क्योंकि हम सब वोटिंग करते हैं तो हमारी भी उसके अंदर हिस्सेदारी हो गई, जिसका गठन लोगों के निर्णय से होता है और जिसका कामकाज के बारे में भी लोग फैसला देते हैं। प्रश्न 11.2, लोकतंत्र के पीछे मूल सोच क्या होती है? क्या होती है बेटा मूल सोच? लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यह होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे मेन बात जो आप लिख के पेपर में आ सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण कौन है? नागरिक है, नैतिक की कोई नेता है, कोई रेपुटेड पर्सन है, या फिर कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं है। अगर वो, क्योंकि वो भी एक नागरिक है, उस हेतु वो लोकतंत्र के पीछे की मूल सोच है। तो सबसे मेन मूल सोच क्या है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है। हम सब भारत के नागरिक हैं और संवैधानिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। प्रश्न 11.3 हमें क्या कहता है? सहमति का विचार। सहमति कि हाँ भाई ये कार्य आप कर सकते हो, उसे सहमति कहते हैं। कहते हैं ना आपसी सहमति बनाइए कि देश का विकास कैसे होना चाहिए। तो सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। इस कथन की व्याख्या करनी है। कथन है सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु है, इसकी व्याख्या करनी है। इस कथन का अर्थ यह है कि लोकतंत्र की शुरुआत और उसका आधार सहमति है। सब मिलके काम करेंगे, सहमति देंगे तभी कार्य होगा। एक ने कार्य शुरू किया, दूसरा उसको कोर्ट में ले गया, तीसरे ने उस पर किसी पावर का यूज कर दिया, ऐसा नहीं होगा। सहमति का मतलब है लोगों को की चाह, इच्छा शक्ति, स्वीकृति और उनकी हिस्सेदारी। लोकतांत्रिक सरकार तभी बनती है और तभी काम करती है जब लोगों की क्या हो? सहमति हो। और हम परिवार में भी देखते हैं कि पूरा परिवार जब एक सहमत होता है तो वो कार्य अच्छे से बन जाता है। और 4 आदमी हैं और चारों वो 4 कोने में चलते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो वो कार्य क्या होता है बेटा? बिगड़ता है, बनता नहीं है। 12 का प्रश्न है नवीकरणीय संसाधन। 12.1 का प्रश्न है नवीकरणीय संसाधन क्या है? तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। जल एक नवीकरणीय संसाधन है, इसका एक उदाहरण दीजिए। तो जल एक नवीकरणीय संसाधन है, ये इसका उत्तर हो गया।
एक नवीकरणीय संसाधन जल है, ये हमने इसका उत्तर दिया। जल एक नवीकरणीय संसाधन है, परंतु विश्व के बहुत से भागों में इसकी कमी क्यों है? तो इसका उत्तर है जल एक नवीकरणीय संसाधन होने के बावजूद विश्व के बहुत से भागों में इसकी कमी इसलिए है क्योंकि लापरवाही से इसका उपयोग किया गया है। जिसमें प्रदूषण है, बड़ी बड़ी नदियों के अंदर हम फैक्ट्रियों का पानी, गंदा नाला, कूड़ा करकट डाल देते हैं, वो पानी जहरीला हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता, उसमें गंदगी फैल जाती है, जलीय जीव जंतु मर जाते हैं। तो कितना बड़ा एक जल का स्रोत, पूरी नदी को हमने खराब कर दिया। अति उपयोग उसको इस प्रकार से यूज करते हैं कि पता नहीं वो अनियमित, कितना ही अनलिमिटेड हो, असीमित हो, जबकि ऐसा नहीं है। पीने योग्य पानी तो बहुत ही कम है। तो अति उपयोग किसी भी चीज़ की बेटा अति बुरी होती है, अति सर्वत्र वर्जित। और जल स्रोतों का सूखना, सूखेंगे क्योंकि उनको बारिश का पानी नहीं मिल पा रहा। उनके जो वहाँ पे जो छोटी नदियाँ, बड़ी नदी के पास छोटे नाले पहुँचते थे, उनके रास्तों को हमने क्या कर दिया, रास्ते रोक दिए, वहाँ अतिक्रमण कर लिया, मकान बना लिए, जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई। अगले प्रश्न में चलते हैं। 13 का क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी और व्यापार। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का चार्टर किसने दिया? उत्तर आपके सामने है, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। 13.2 का प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के चार्टर द्वारा कहाँ का एकाधिकार मिला था? उत्तर है पूर्व के साथ व्यापार का एकाधिकार। तो बेटा प्रश्न दोबारा देखिए 13.2 का, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के चार्टर द्वारा कहाँ का अधिकार मिला था? पूर्व के साथ व्यापार का एकाधिकार। 13.3, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने से क्या लाभ हुआ? उत्तर है कंपनी को दूसरे अंग्रेज व्यापारी प्रतिद्वंद्विता का कोई भय नहीं था, क्योंकि वो मार्केट में अकेले थे। और जहाँ प्रतिद्वंद्विता नहीं होती, कंपटीशन नहीं होता, वहाँ मोनोपोली हो जाती है। चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में हो, क्रीड़ा के क्षेत्र में, शिक्षा, राजनीति, कोई भी चीज़ हो, कंपटीशन होना ज़रूरी है बेटा। वे सस्ते में चीज़ें खरीदकर ऊंची कीमत पर बेच सकते थे और मुनाफा कमा सकते थे। 14.1, उस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का नाम लिखिए जहाँ वर्तमान में सूरत अवस्थित है। तो बेटा जो मैप वाले प्रश्न है, वो प्रश्न मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ, वो प्रश्न आप अपने आप करना, क्योंकि वो प्रश्न चेंज आएंगे तो आप मैप को देखना। एक मैप का प्रश्न आएगा, उसमें विभिन्न प्रकार की स्टेट्स हैं, ज़िले हैं, नदियाँ, पहाड़, पठार, कुछ भी, उसमें आपसे केंद्र शासित प्रदेश पूछ सकते हैं। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न उसके एवज में दिया गया है और ये ब्लाइंड बच्चों के लिए है, ठीक है। जैसे पेपर आप देख रहे हैं, ये आया था आपके कि भारत के राजनीतिक रेखा चित्र में आपको सूरत, हैदराबाद, बक्सर, लखनऊ, पुणे और मद्रास, ये सब दिखाना है। और जो मैं प्रश्न करवाने जा रहा हूँ वो मेरे उन छोटे बच्चों के लिए जो दृष्टि बाधित है, जो पेपर देख नहीं सकते, उनको एक श्रुत लेखक उपलब्ध करवाया जाता है जो उनके पेपर को पढ़ के उनको क्वेश्चन बताता है। जो उनसे कम क्वालिफाइड होता है, जैसे मान लो ये 8वीं का पेपर है तो 6ठी 7वीं का बच्चा होगा, तो वो अपने भैया को प्रश्न पढ़ के सुनाएगा और भैया जो उत्तर बताएगा वो बच्चा करेगा। तो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ 14.1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसके अंदर आप देख रहे हो, ये देखो, इस मैप के अंदर आपको प्रश्न भरने हैं जो आपको ये सूरत, हैदराबाद दिए हैं ये। और जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनका जो प्रश्न है वो मैं उनको करवा रहा हूँ। अंतिम प्रश्न है बेटा, उस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का नाम लिखें जहाँ वर्तमान में सूरत अवस्थित है। तो सूरत गुजरात में है, पता है आपको, साड़ियों के लिए फेमस है।
14.2 का प्रश्न है, उस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का नाम लिखिए जहाँ वर्तमान में हैदराबाद अवस्थित है। तो हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना। उस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए। 14.3 का प्रश्न है, जहाँ वर्तमान में बक्सर अवस्थित है। तो बक्सर बिहार में है। 14.4 का प्रश्न है, उस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश का नाम लिखिए जहाँ वर्तमान में लखनऊ है। तो आपको पता है उत्तर प्रदेश की तो राजधानी लखनऊ ही है। 14.5 का प्रश्न है, उस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश का नाम लिखिए जहाँ वर्तमान में पूना, जिसे हम पुणे भी बोलते हैं, वो है। तो आप सबको इस प्रश्न का पता होना चाहिए, वो महाराष्ट्र में है। 14.6 का क्वेश्चन है, उस प्रदेश का नाम लिखिए जहाँ वर्तमान में मद्रास चेन्नई अवस्थित है। उत्तर होगा तमिलनाडु। तो बेटा इस प्रकार ये आपका पूरा पेपर संपन्न होता है। आप इसी हिसाब से अपने एसएसटी के सोशियोलॉजी के पेपर की तैयारी कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही आप अन्य पेपर भी हमारी प्लेलिस्ट पे जा कर के हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट कर सकते हैं। और आगामी जो आपके पेपर्स हैं वो सारे पेपर्स इस पे प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। तो आप उसको देखें कि किस प्रकार का पेपर होगा, कितने मार्क्स का होगा, उसको कैसे करके आना है, इसकी पूरी रणनीति उसके ऊपर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर बताई गई है। अगर पेपर आपको ये लगा है कि सर ने थोड़ी बहुत मेहनत की और पेपर आपके लिए अगर लाभदायक है तो एक प्यारी सी कमेंट करना और अच्छी तैयारी करना। 4 अक्टूबर के पेपर की मेरी आपको सबको शुभकामनाएं।